नमस्कार सभी को। मैं निखिल कुमार, एमएससी फिजिक्स बीएड, प्रोविजनली सेलेक्टेड केवीएस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप में भी सिलेक्टेड हूँ, प्रोविजनल। आज अपन चर्चा करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की, और इसके जो सिलेबस जो डिडक्ट हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ड्यू टू कोविड-19 राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि अपने सिलेबस में थोड़ी बहुत कटौती की है। वैसे तो सरकार ने 40% कटौती की है, लेकिन यदि एक लिहाज से देखा जाए तो ये कटौती अप्रोक्स आप मानोगे तो 25% के अप्रोक्स अपनी कटौती है सिलेबस के अंदर, क्योंकि कोई कोई लेसन है उसको पूरा हटा दिया गया है, किसी लेसन के अंदर लगभग 60% पार्ट हटा दिया गया है, और किसी लेसन के अंदर ऐसा सिस्टम है कि अप्रोक्स 10% पार्ट भी नहीं हटाया गया है। तो अगर एवरेज देखा जाए तो वो 25% अप्रोक्स है सिलेबस। तो अभी जब अपन चर्चा करेंगे अपने क्लास 12th फिजिक्स के बारे में, तो देखो, जब अपन 11वीं क्लास में देखते हैं तो 11वीं क्लास में क्या है कि अपन जो भी अध्ययन करते हैं वो सारी चीज़ें अपन विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, नॉर्मली उनको महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जो भी अपन 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते हैं वो जैसे कि ब्लॉक की मोशन है, या फिर अपने पास कोई कार की मोशन हो रही है, कोई स्प्रिंग है जो दोलन कर रही है, कोई ट्यूब है जिसमें पानी भरा हुआ है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन 12th क्लास में क्या होगा कि आपके जो भी चीज़ें होगी वो मेंटली आपको सोचना पड़ेगा उनके बारे में। मतलब 12th क्लास के अंदर लगभग आपके 10 या 11 लेसन ऐसे होंगे जिसमें आपको केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। मतलब ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ना है जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है, मतलब जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन को, मतलब जिस चीज़ को अपन ने कभी देखा नहीं, उस चीज़ के बारे में अपने को अगले 3-4 महीने तक उसी को पढ़ते रहना है। तो मतलब थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है कि हाँ भाई, सारी चीज़ों को सोच के चलना पड़ेगा कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसा होता होगा और ऐसे मोशन करता होगा, ऐसी कुछ उसकी साइज़ होगी और ऐसे कुछ उसकी मोशन होगी, कुछ उसका एरिया होगा। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है अपने 12th क्लास। थोड़ा सा अपने को सोच के चलना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा होता होगा। ये थोड़ा सा 11th से डिफरेंस है। अब देखो, यदि पिछले 2-3 साल पहले जब अपने पास 12th क्लास की 2 बुक हुआ करती थी, उस टाइम अपने पास क्या था कि देखो, जो अपने फर्स्ट फिजिक्स थी उसके अंदर जब अपन डिवाइडेशन करते हैं तो लगभग अपने 11 लेसन 12 लेसन तक इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो होगा क्या, अपने फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको अपन कहते हैं विद्युत चुंबकी। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। इसमें क्या है, अपन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की गति, उसका क्षेत्र, उसका जो गुणधर्म है, उसकी गति के द्वारा जब वो गति करता है तो किस प्रकार के अपने को इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो जो सारा अध्ययन होता है फिजिक्स की इस ब्रांच में होता है, विद्युत चुंबकी। अब ये जो ब्रांच है इसमें 2 प्रकार के ये विभाजन कर दिए गए हैं। एक विभाजन में क्या है, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है एट रेस्ट, रुका हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ है। सेकंड जब है इलेक्ट्रॉन मूव, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, थोड़ी बहुत मोशन कर रहा है। अब की बार इलेक्ट्रॉन आपका चल रहा है, एक बार जब आपका इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, रुका हुआ है। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट पर रहता है तो क्या होता है, वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। यहाँ पे केवल और केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, और ये जो ब्रांच होगी फिजिक्स की, इस ब्रांच को कहा जाएगा स्थिर वैद्युत की। तो ये जो ब्रांच है आपकी, इसको कहा गया है स्थिर वैद्युत की, जहाँ इलेक्ट्रॉन आपका रुका हुआ रहता है और केवल विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है, निर्मित करता है। तो ये ब्रांच आपकी हो गई स्थिर वैद्युत की। अब अपनी क्लास के लिहाज से देखा जाए तो आपके जो 4 लेसन हैं शुरू के, जो आपकी फर्स्ट फिजिक्स है उसमें जो शुरू के 4 लेसन हैं वो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रुका हुआ रहता है, जिसके अंतर्गत पहले में विद्युत क्षेत्र आ गया अपना, दूसरे में गाउस लॉ आ गया है, तीसरे में विद्युत विभव, और चौथा जो लेसन है आपका वो कैपेसिटर पे बेस्ड है, कैपेसिटेंस है, विद्युत धारिता है, वो वाला जो लेसन है। ये चारों लेसन आपके स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है और उसके द्वारा जो निर्मित विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, कैसे वायर के कारण कितना होगा, किसी बिंदुवत चार्ज के कारण कितना होगा, वो सारा अपन इस जो यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी वाली जो यूनिट है इसमें पढ़ेंगे।
अब देखो बात करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, अब थोड़ा सा चलने लग जाएगा। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन आपका चलने लग जाता है तो एक साइंटिस्ट थे ओरिस्टेड नाम के साइंटिस्ट, छोटी क्लासों में आपने देखा होगा, 8th 9th क्लास में अपन पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया था, एक वायर लिया था, वायर के अंदर जब इन्होंने करंट को फ्लो किया तो करंट फ्लो करने पर उन्होंने क्या देखा कि जो अपनी मैग्नेटिक जो नीडल थी वो थोड़ा सा, जो कंपास था उस कंपास की जो नीडल थी वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उन्होंने विचार किया कि यार जब मैं इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हूँ तो नीडल जो है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। अब बात करें मूविंग इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दो प्रकार के आपके पास फील्ड जनरेट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो लेसन होंगे आपके 5वां 6ठा 7वां 8वां जो लेसन होगा ये सारा का सारा आपका मूविंग इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होगा। ये जो फिजिक्स की ब्रांच है, इस फिजिक्स की ब्रांच को बोला जाता है गतिकीय वैद्युतिकी। ये फिजिक्स की ब्रांच जो है इसको बोला जाता है गतिकीय वैद्युतिकी। तो यहाँ पे अपन 5वें और 6ठे लेसन के अंदर विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। और विद्युत धारा तभी प्रोड्यूस होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव होता है, मोशन करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तभी वहाँ पे धारा का प्रवाह होगा। तो 5वें और 6ठे लेसन के अंतर्गत अपन विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। 7वें और 8वें लेसन के अंदर विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव होगा और मैग्नेटाइजेशन जो होगा उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये अपना थोड़ा सा फर्स्ट फिजिक्स के बारे में हो गया। उसके बाद में जो आगे के लेसन्स आएंगे उसमें कुछ अपन ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर जो होगा वो आपका एक तो होता है रे ऑप्टिक्स और एक आपका होगा वेव ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। और जो वेव ऑप्टिक्स होगी इसको बोलेंगे अपन तरंग प्रकाशिकी। तो देखो आगे के जो लेसन्स होंगे उनमें अपन प्रकाश के जो भी प्रभाव होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो शुरू के जो 2 लेसन्स हैं आपके उसमें अपन किरण और तरंग, जो प्रकाश की जो प्रकृति जो दी गई है तरंगीय प्रकृति, उसके आधार पे शुरू के 2 लेसन्स जो हैं, एक में किरण प्रकाशिकी है और दूसरे में तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंदर अपन क्या करेंगे, अपवर्तन, परावर्तन और जो विवर्तन की जो घटनाएं हैं जो आपने छोटी क्लासों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, उन्हीं घटनाओं को थोड़ा सा इन लेसन्स के अंदर दिखाया गया है। जो भी आपके जो 10th का जो पार्ट आपने कुछ पढ़ा है कुछ हद तक, उस पार्ट को इन लेसन्स से हटा दिया गया है, बाकी पार्ट हूबहू है। एक जो यहाँ पे प्रकृति होती है ध्रुवण की प्रकृति, उस जो पार्ट है इसमें देखो 3 पार्ट अपन पढ़ते हैं, परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और एक होता है ध्रुवण। तो देखो ये 3 चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ते हैं इस लेसन के अंदर किरण प्रकाशिकी के अंदर। तो अभी बोर्ड में क्या किया गया है, परावर्तन और अपवर्तन तो ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन ध्रुवण का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा वेनिश कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको केवल 2 ही चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट जो थिंग होगी वो परावर्तन और सेकेंड अपवर्तन। ध्रुवण के बारे में आपको बिल्कुल भी अध्ययन यहाँ पे नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद में आप थोड़ा बहुत तरंग प्रकाशिकी, जिसमें आप विवर्तन, व्यतिकरण जो काफ़ी नए हैं, अभी आपने नहीं सुने होंगे छोटी क्लासों में, इन चीज़ों के बारे में इस तरंग प्रकाशिकी के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आपकी थोड़ी सी मॉडर्न फिजिक्स आती है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपन क्या करेंगे, जो अपना लाइट की जो 2 टाइप्स की नेचर होती है, एक आपकी पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। तो वेव नेचर तो यहाँ तक अपन पढ़ लेंगे, लेकिन पार्टिकल जो नेचर है वो आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपके थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे फर्स्ट लेसन के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहेगा। विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो क्षेत्र बनेगा उसमें जो लगने वाला जो बल होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन फर्स्ट लेसन में। तो अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं अभी फर्स्ट लेसन के बारे में। देखिए देखो सबसे पहले क्या था, जब काफ़ी पहले की बात है, अप्रोक्स 600 BC
BC का मतलब है ईसा पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट थे थेल्स ऑफ मिलेटस। तो क्या बात है, 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट थे। अपन देख रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई है, आवेश आया कहाँ से है, उस चीज़ को अपन देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले इनके दिमाग में विचार कैसे आया कि आवेश होता होगा या फिर ऐसा कुछ होता होगा, ये मतलब कहानी बनी कहाँ से, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, वो चीज़ देख रहे हैं अपन। तो 600 ईसा पूर्व क्या था, एक साइंटिस्ट थे थेलस ऑफ मिलेटस नाम के साइंटिस्ट थे। ये इन्होंने क्या किया, एक अंबर, एक प्रकार की धातु होती है, अंबर की धातु को रेशम के कपड़े के साथ इन्होंने रब किया, रगड़ा। तो इनको क्या मिला, इसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। अंबर की जो धातु थी उसको रेशम के कपड़े के साथ इन्होंने रगड़ा। तो रगड़ने पर इनको क्या मिला कि जो ये अंबर का जो टुकड़ा है ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो पंखों के टुकड़े हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहा है। भाई इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से बैठे हुए थे। अब उस टाइम अपन इनको साइंटिस्ट भी नहीं कह सकते, कुछ बाबा टाइप लोग, ऋषि मुनि टाइप लोग थे, जिसको इन्होंने थेलस ऑफ मिलेटस कहा है। इन्होंने क्या किया, अंबर और रेशम को आपस में रगड़ा। रगड़ने पर इन्होंने देखा जो पक्षियों के पंख वगैरह होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, उन पार्टिकल्स को ये अंबर अपनी तरफ खींच रहा है। अब भाई उन्होंने देखा ये कुछ ना कुछ तो जादू टाइप हो रहा है कि भाई ऐसे पंख अपने आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, खींच रहे हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अब उस टाइम इतने लैब वगैरह जो फ़िलहाल जो अपने पास फैसिलिटीज़ ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने जो अपनी कहानी है वो वहीं तक सीमित रखी, जो भी चीज़ें थी लोगों के सामने जाहिर कर दी। अब धीरे धीरे लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। जिज्ञासाएं बढ़ने पर लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन और किया। तो लोगों ने जब इसके बारे में अध्ययन किया तो लोगों ने देखा कि जब हम एक कांच की रोड, ये कोई कांच की रोड है, इसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, कांच की रोड को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, तो ऐसी ही एक और रोड वो भी इसके साथ रगड़ी हुई है, और इसके यदि आप पास ले जाओगे तो दोनों जो रोड थी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, दूर धकेल रही थी। कुछ एक्सपेरिमेंट और निकल के आए। इसके बाद में क्या किया लोगों ने, एक एबोनाइट नाम की धातु आती है, तो एबोनाइट की धातु को उसकी भी छड़ ली, उसको भी ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा। तो उस छड़ को ऊनी कपड़े के साथ रगड़कर इन्होंने क्या किया, इस छड़ को कांच की छड़ के पास लेके आए। अब की बार जो छड़ थी ये कांच की छड़ के पास लेके आए। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई दोनों जो छड़ें हैं ये तो आपकी एबोनाइट की छड़ हो गई और ये आपकी ग्लास रोड हो गई, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो भाई एक नया निष्कर्ष और निकल के आ गया। भाई एक बार तो अपन केवल प्रतिकर्षण देख रहे थे, अब यहाँ पे आकर्षण और निकल के आ गया। मतलब कोई ना कोई दो ताकतें हैं भाई, दो टाइप की ताकतें हो गई, एक तो आकर्षित करने वाली अच्छी और एक प्रतिकर्षित करने वाली बुरी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इन दोनों को चलो कुछ ना कुछ नाम देते हैं। तो जो नामकरण जो शुरू होगा, तो देखिए नामकरण के लिए क्या किया गया, जो अंबर धातु, जो सबसे पहले जो ये साइंटिस्ट थे थेलस ऑफ मिलेटस नाम के, इन्होंने जो अंबर की धातु को बताया था, इसी धातु के आधार पर इन्होंने क्या किया, इसके जो ग्रीक वर्ड होता है, अंबर की धातु का जो ग्रीक वर्ड होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। मतलब अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वहीं से इलेक्ट्रॉन का इजाद हुआ। और इलेक्ट्रॉन वर्ड है, इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड निकल के आया। मतलब इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है ये इसी अंबर जो शब्द है जिसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है वहीं से निकल के आया है और इसको संज्ञा दी गई है इलेक्ट्रॉन की। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सब खेल इलेक्ट्रॉन्स का ही तो है। इलेक्ट्रॉन्स को ही तो देख रहे हैं, उसी को तो पढ़ेंगे। और देखो आया कहाँ से है, यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन निकल के, और यहीं से आपका जो शब्द बनता है इलेक्ट्रिसिटी, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आकर्षण और प्रतिकर्षण घटना थी उसको कैसे समझाया गया। अब इन्होंने ऐसे समझाया गया कि भाई यहाँ पे जब अपन इसको इसके साथ रगड़ते हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, प्लस आवेश, प्लस इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। और जो आपकी कांच की छड़ दोनों सेम हैं, ग्लास रोड है, ये भी ग्लास रोड है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे प्लस प्लस ही जनरेट होंगे। यहाँ देखा तो यहाँ पे तो इसके ऊपर अपना ग्लास के ऊपर तो प्लस प्लस था, लेकिन जब इन्होंने इसके ऊपर देखा, एबोनाइट वाली छड़ पे देखा, तो यहाँ पे जो चार्ज था, जो आवेश था, वो माइनस आवेश था। तो अब इनकी कहानी धीरे धीरे क्लियर होती जा रही थी। इन्होंने पता लगाया कि भाई आवेश जो है, यहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही है, जो विचित्र घटनाएं आपने को देखने को मिल रही है, ये आवेश के कारण हो रही है। अब भाई आवेश के कारण हो रही है, तो आवेश भी अब इन्होंने दो प्रकार का बांट दिया भाई, धनावेश और सेकंड आपका ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार का आवेश हो गया है अपने पास। और आवेश इस तरह से इन्होंने बताया कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन ये कोई मतलब प्रैक्टिकल बेस नहीं था, ऐसा कोई अपने पास रीजन नहीं दे पा रहे थे अच्छा सा। इसको रगड़ लिया ऐसा हो गया, इसको रगड़ लिया ऐसा हो गया, आकर्षित कर रहे प्रतिकर्षित, कोई अच्छा सा रीजन हमें मिल नहीं रहा था। तो भाई ये चीज़ें स्पष्ट हो नहीं पा रही थी। तो अब क्या होगा, एक नया सिद्धांत निकल के आता है इन चीज़ों के बाद में। यहाँ तक जो चीज़ें हैं, इनके पीछे की कहानी है भाई अपन ने क्लियर कर ली है, लेकिन अपने ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धनावेश क्रिएट हो रहा है एक बार ऋणावेश क्रिएट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इसके लिए एक कहानी आती है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इससे जो भी पीछे की जो थ्योरी है, वो कैसे धनावेश बनता है, कैसे ऋणावेश बनता है, ये सारी की सारी जो कहानी है वो इससे क्लियर हो जाएगी। आपके आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यहाँ से वो आपकी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए अपन देखो क्या करना है। देखो आवेश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसमें क्या बताया गया, जब अपन किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं को जब अपन आपस में रगड़ते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अपन जनरली देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, जब अपन हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हाथ धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में आप रगड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है भाई, अब उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो इसका क्या उपयोग हो रहा है यहाँ पे। तो देखो उष्मीय ऊर्जा का यहाँ पे क्या उपयोग हो रहा है, किसी भी पदार्थ के अंदर जब वो पदार्थ जब बना होता है अपने अणु और परमाणुओं का, तो उसमें क्या होता है, अपन यदि किसी एक परमाणु को कंसिडर करें तो उस कंसिडरेशन परमाणु के अंदर क्या होगा, मान लो यहाँ पे कुछ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। तो देखो जो ये उष्मीय ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास भी आती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। उष्मीय ऊर्जा को इसने क्या किया, ग्रहण कर लिया। अब इसने जो ही उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण कर लिया तो कुछ न कुछ तो यूज करेगा, एनर्जी आ गई इसके पास। अब एनर्जी आ गई तो एकदम से कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट भी तो करेगा ये। अगर एनर्जी नहीं थी उस टाइम तक ये स्थायी था, लेकिन अब ये स्थायी नहीं है, एनर्जी है इसके पास एक प्रकार की, जिसको अपन हीट एनर्जी कह रहे हैं, उष्मीय ऊर्जा कह रहे हैं। तो भाई जो अपने पास ये उष्मीय ऊर्जा है, इस उष्मीय ऊर्जा को लेकर ये यहाँ से गति करना प्रारंभ करेगा। अब भाई देखो, यदि जो दूसरी धातु है जिसके साथ आप इसको रगड़ रहे हो, उसको यदि इलेक्ट्रॉन की चाह है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास यदि कमी है, तो ये क्या करेगी धातु, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और अपने अंदर समा लेगी। तो भाई जो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन का एक तरफ तो हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और अगर इधर देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। इसी आधार पर वस्तुओं को, इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता के आधार पर वस्तुओं को धनावेश और ऋणावेश की संज्ञा दी गई है बच्चों। तो इस वस्तु को जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, जिसमें नेगेटिव पार्ट की कमी हुई है, उसको जो वस्तु को जो है हम धनावेश कहेंगे भाई, धनावेश, धनावेशित।
वस्तु हो गई, और जहां पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? ऋणावेशित वस्तु। तो धनावेशित और ऋणावेशित दो पार्ट में वस्तुओं को हमने बांट दिया है, और यहीं से आपके धनावेश और ऋणावेश की पहचान की गई। तो धनावेश देखो जनरली कैसे हो गया, जानते होंगे आप, प्रोटॉन के ऊपर अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका होता है नेगेटिव चार्ज। अब किसी वस्तु में से यदि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लोगे, माइनस वाले को बाहर निकाल लोगे, तो वो वस्तु धनावेशित होती जाएगी, और यदि किसी वस्तु में आप ऋणावेश को एंटर करवाओगे तो ऋणावेश अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। ऋणावेश ज़्यादा हो गया तो उस वस्तु को कह दिया अपन ने ऋणावेशित। तो धनावेशित और ऋणावेशित की जो संज्ञा आई वो यहीं से आई। ठीक है, तो ये अपना आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इससे पहले जो अपन ने पढ़ी है वो चीज़ें कॉमन सेंस के लिए है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ से जो अपना अध्याय है वो क्वेश्चंस वगैरह पूछने यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई धनावेशित और आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, जनरली पूछ लेंगे। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं को जब अपन आपस में रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो उनके अंदर एक प्रकार की तापीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और उसमें ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफ़र होने लगता है। और इस ट्रांसफ़र के कारण क्या होता है, आवेश जो होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंचकर एक वस्तु को धनावेशित कर देता है और दूसरी वस्तु को ऋणावेशित कर देता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है और कौन सी वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है, इसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो अपन ये चीज़ें अपन आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। चलो देखें, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखो आवेश के बारे में, चलो अपन ने इतना तो नॉलेज ले लिया है कि भाई आवेश क्या होता है, कहाँ से आया है और कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार इसका इजाद हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी अपन ने देख ली है। अब आवेश के कुछ अपन गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म का मतलब इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, आवेश किस तरह से बिहेव करता है, किसी बॉडी में आ जाएगा तो क्या क्या करेगा उस बॉडी के साथ, कैसा उसका व्यवहार कर देगा और कैसे वो उसके अंदर बदलेगा और कैसे उसके अंदर वो किसी दूसरी जो चीज़ होगी उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ये सारी चीज़ें अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो देखो आवेशों के गुणधर्म, तो देखो आवेशों के गुणधर्म के अंतर्गत सबसे पहला जो अपन देखते हैं इनका गुणधर्म वो ये होता है आवेश संरक्षित राशि है। आवेश संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि है इसका मतलब क्या होगा कि ये ना तो उत्पन्न की जाती है, ना कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है। ये किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंतर्गत ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे अपन ने ऊर्जा पढ़ी थी कभी छोटी क्लासों में, 9th-10th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि भाई ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऊर्जा एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको किसी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है लेकिन उत्पन्न या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। सेम कहानी है आवेश के साथ कि भाई आवेश जो है एक संरक्षित राशि है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इजीली अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ऐसे बना नहीं सकते कि भाई मैंने 5 आवेश बना दिए, लो 5 आवेश, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं हो सकता। यहाँ अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये संरक्षित राशि है। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए ईजी सा, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक बॉडी है, उसके अंदर ऐसे मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ चार्ज है, जैसे कि मैंने मान लिया -2e 2q मान लेते हैं, q से जनरली इसको डिनोट करते हैं आवेश को, +2q, फिर मैंने माना +1q। मैंने एक बॉडी ली, बॉडी के अंदर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कि -2q, +2q और +1q। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा आगे पीछे किया और मतलब जो भी इसके अंदर काफ़ी सारी मैंने मतलब इसको मोशन दी। मोशन देने के बाद में जब मैं दोबारा इसी बॉडी की बात करता हूँ तो ये चार्ज जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मान लो 1q 3q, और जो तीसरी बॉडी में है वो चार्ज मेरे को बताना है कितना होगा।
तो ये जो क्वेश्चन होगा वो जनरली अपन कर सकते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा। कैसे भाई? तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास टोटल नेट चार्ज की जब मैं बात करता हूँ तो नेट चार्ज जब अपन देखते हैं तो देखो नेट चार्ज कितना होगा, +2 -2, ये दोनों तो हो जाएंगे आपके 0 और इसको जब इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका +1Q। तो यहाँ पर जो चार्ज आपके पास बचा हुआ है वो है +1Q। तो यहाँ पे जो चार्ज है वही चार्ज तो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अपन जो बॉडी ले रहे हैं ये एक विलगित निकाय ले रहे हैं, विलगित निकाय। अब विलगित निकाय क्या होता है भाई? तो विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसमें से ना तो टेम्परेचर बाहर निकल सकता है, ना तो यहाँ पे हीट बाहर निकल सकती है, ना कोई टेम्परेचर का लॉस होगा और ना किसी मैटर का लॉस होगा। मैटर का लॉस होगा मतलब इसमें से ना तो कोई पदार्थ बाहर निकलेगा, ना इसमें से कोई टेम्परेचर आगे पीछे होगा, ना इसकी कोई हीट की यहाँ पे ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है विलगित निकाय। अगर भाई विलगित निकाय है तो संरक्षण नियम की पालना तो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखिए जब यहाँ पे अपन देखते हैं -2Q +2Q और +1Q, इनको ऐड करते हैं तो टोटल नेट चार्ज निकल के आता है 1Q। यहाँ पे अपने को देखना है कितना होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने पास होगा +1Q +3Q और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक बार x लेट अस अज्यूम, देन टोटल जो वैल्यू होगी इसके नेट चार्ज की, भाई जो पहले वैल्यू थी वही तो अब होगी, कुछ बदल थोड़ी गया है, कुछ अलग बाहर से थोड़ी आया है, इन्हीं चार्जेस को अपन ने आगे पीछे किया है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है +1Q ये हम इसके सामने पुट कर दें, तो जो आपका आंसर होगा x = ये देखिए कितना होगा, +1Q से +1Q कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी -3Q। तो x की जो वैल्यू आई ये आई आपके पास यहाँ पे -3Q। तो ये ऐसे अपन जनरली संरक्षण नियम के द्वारा निकाल सकते हैं कि भाई अगर चार्ज को आपने किसी विलगित निकाय में रखा है तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, चार्ज की जो नेट वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये यहाँ पे इसके बारे में चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड जो है जनरली चार्ज आपको पता है एक अदिश राशि है, अदिश राशि है मतलब इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। इससे मतलब क्या हुआ कि भाई आपने कह दिया कि भाई चार्ज एक अदिश राशि है, पता कैसे चलेगा? कैसे बता दिया सर आपने कि भाई चार्ज अदिश राशि है, दिशा नहीं है तो चार्ज अदिश राशि है? देखो यदि आपके पास कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के बारे में आपको बताना है कि भाई ये क्वांटिटी अदिश है या सदिश है, तो जनरल अपन ऐसे बता देते हैं कि भाई जिस वस्तु के पास केवल मान होता है वो तो सदिश राशि है, और जिस वस्तु के पास उसके परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो वो राशि हो जाएगी सदिश। अब यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं भाई आवेश की, और मैंने कह दिया आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। अब अदिश राशि है तो कैसे? तो देखिए इसमें क्या होता है, जनरली जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ +2Q -2Q और +1Q, जब मैं इन चार्ज का आपसे नेट चार्ज पूछता हूँ तो आप बता देते हो +1Q। भाई आपने क्या किया? सिंपल ऐड ही तो किया, जो जनरली अपन करते आ रहे हैं छोटी क्लासों से। तो यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं वो सिंपल अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, जेब्रिक सम कर रहे हैं, बीज गणितीय योग जिसको हिंदी में बोला जाता है बीज गणितीय योग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? सिंपल अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, इसीलिए इस राशि को अदिश राशि बोला जाता है। कैसे? देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब सदिशों को अपन जोड़ते हैं तो सदिशों को जोड़ने के लिए एक नियम आया था जिसको अपन ने कहा था त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम के द्वारा, ट्रायंगल रूल के द्वारा सदिशों को जोड़ा जाता है। अगर ये राशि सदिश राशि होती तो ऐसा अपन कतई नहीं कर सकते, लेकिन अपने को पता है कि ये अदिश राशि है, इसीलिए अपन ऐसा कर देते हैं कि भाई यहाँ पे +1Q, और इसीलिए इसको अदिश राशि कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जब भी अपन नेट चार्ज निकालते हैं तो जनरली बीज गणितीय योग कर देते हैं और डायरेक्ट बता देते हैं बस अदिश राशि। तो इस तरह से इसको अपन कहेंगे अदिश राशि। अब चलो यहाँ तक हो गया आपका, अदिश राशि के तक हो गया है। नेक्स्ट इसका जो गुणधर्म है वो है थर्ड, आवेश एक निश्चर राशि है, निश्चर राशि इनवेरिएंट।
सर इसका क्या मतलब हुआ, निस्सर राशि का क्या मतलब हुआ? तो देखो निस्सर राशि क्या होती है। देखो महान साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था कि यदि आपके पास, जैसे कि मेरे पास ये डस्टर है, और इस डस्टर को यदि मैं लाइट वेलोसिटी से मूव करवाऊँ, गति करवाऊँ, मोशन करवाऊँ, तो इसका जो द्रव्यमान जो है वो भाई बढ़ता जाएगा। आपने कभी कभी फिल्मों में पुरानी अभी जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में आती हैं उनमें भी देखा होगा कि कोई कोई टाइम ट्रेवल की घटना अपन देखते हैं, वो भी STR पे ही बेसिस है। वो क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि भाई टाइम ट्रेवल भी होता है। मतलब जब अपन किसी भी, मान लो कोई